हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सीटेट हिंदी पेपर 2 के पेडागोजी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ। मैथ्स पेपर 2 के कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर चुकी हूँ। कल मैंने आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। अब ये क्लासेस मैं आपको आपके एग्जाम तक डेली प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। और हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड करूँगी। मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, हिंदी पेडागोजी आज प्रोवाइड कर रही हूँ। हो सकता है कल इंग्लिश पेडागोजी या फिर मैथ्स पेपर 2 फिर से आपको देखने को मिले, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाकी अगर देखिए कोई भी क्वेरी है ना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री होता है एंड टेलीग्राम चैनल पर भी आप पर्सनल क्वेरी को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए। एक बार इसको पढ़ने से पहले बता दूं, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट पेपर 2 हिंदी पेडागोजी में पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सीटेट पेपर 1 के लिए हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप लोग बिल्कुल इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी पेडागोजी का पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा लेवल चेंज रहता है। तो अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं तो जो लो लेवल के क्वेश्चन रहेंगे उनको करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 2 के हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। एक लैंग्वेज की टीचर हैं जो अंग्रेजी पढ़ाती हैं, तो वो क्या कर रही हैं, अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं एक दिन अपनी क्लास में। और जो स्टूडेंट हैं उनसे कहती हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है ना उस भाषा में वो ये कहानी समूह में यानी ग्रुप में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्री सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा भाषा अर्जन। अब देखिए भाषा अर्जन क्या होता है, तो जैसे कि हम जो है कोई भी अपनी पहली भाषा जो सीखते हैं उसको हम भाषा अर्जन में रखते हैं। जैसे हिंदी भाषा सीखते हैं तो वो हम कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने पड़ोसियों से सीखते हैं। तो जिस भाषा के लिए हम कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, कोई कोशिश नहीं करते हैं, बिना कोशिश करे जो है हम उस भाषा को सीख जाते हैं। कहाँ से सीखते हैं, अपने घर परिवार और पड़ोसियों से, वो हमारी भाषा अर्जन। तो ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा देखते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। पर भाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए पर भाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है, इसमें जो है भाषा सीखने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन यानी संचार करने के लिए क्या किया जाता है, कई भाषाओं का जो है इसमें यूज़ करने पर जोर दिया जाता है। तो इसमें भी हम यही देख रहे हैं। इस युक्ति में क्या हो रहा है, वो कई भाषाओं का टीचर यूज़ करवा रही हैं। अंग्रेजी भाषा में खुद सुना रही हैं, बच्चे जो है अपनी भाषा में सुना रहे हैं, फिर जो क्लास की लैंग्वेज है उसमें भी सुना रहे हैं। तो इसमें भी कई भाषा यूज़ हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले बता दूं, मैंने जैसा कि आपसे कहा था मैं टॉप 10 क्वेश्चन आज आपको प्रोवाइड करूंगी। तो 10 में से आपको जो है कितने स्कोर आपका रहा है, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। कक्षा 7 की एक अध्यापिका है, कक्षा 7 में एक टीचर है जो पढ़ाती हैं। वो क्या कर रही हैं, पेयर्स में कार्य करवाने वाली एक्टिविटी यानी गतिविधि करवा रही हैं जो जोड़ियों में की जाती है। जोड़ियाँ मतलब जैसे कि उन्होंने दो बच्चों के पेयर बना दिया कि ये 2 बच्चे ये काम करेंगे, या 4 के पेयर बना दिए, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं। यानी कि 10 वाक्य की एक स्टोरी है जिस पर मान ली जोड़ियाँ, यहाँ पेयर से क्या मतलब है, ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप बना दिया है उन्होंने बच्चों के, ठीक है। और क्या क्या हर एक ग्रुप को क्या दिया गया, 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए दिया गया है। पहली जोड़ीदार क्या करती है, पहला वाक्य पढ़ती है, यानी कि 10 वाक्य की एक कहानी है जिसको जो पहली जोड़ी है, अलग अलग ग्रुप बनाए होंगे, है ना। तो जो पहला ग्रुप है वो क्या करता है, पहला वाक्य पढ़ता है, और जो दूसरा ग्रुप है वो क्या करता है, उस जो वाक्य बोला जा रहा है पहले वाले ग्रुप से, वो दूसरा ग्रुप उसको क्या कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, अब दूसरा जो ग्रुप है वो दूसरा सेंटेंस बोलेगा, और जो पहला वाला जो ग्रुप था वो उस वाक्य को लिखेगा। यानी कि जनरली हो क्या रहा है कि पहला वाला ग्रुप बोलेगा तब दूसरा वाला ग्रुप उसको लिखेगा, जब दूसरा वाला ग्रुप दूसरी लाइन बोलेगा तो पहला वाला ग्रुप लिखेगा। यानी कि आपस में जो लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर काम क्या हो रहा है, एक बोल रहा है तब दूसरा लिख रहा है। तो जब हम आपने देखा होगा, जब टीचर हमारी बोलती हैं और हम लिख रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्टेशन, और हिंदी में हम इसको कहते हैं श्रुतलेख। हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसको श्रुतलेख कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आई होप डिक्टेशन तो सभी को पता होगा, लेकिन हिंदी में इसको श्रुतलेख कहते हैं, ये नहीं पता होगा तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार क्या करते हैं, कहानी को पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस एक्टिविटी को आप क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एक तो डिक्टेशन यानी श्रुतलेख हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, आपस में मिलकर के वो काम कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, इस गतिविधि को हम कहते हैं पारस्परिक श्रुतलेख। आई होप कि आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो पारस्परिक लेखन तो यहाँ पर नहीं कहेंगे हम, ठीक है, मिलजुल कर वो लिख तो नहीं रहे हैं। श्रुतलेख हो रहा है यहाँ पर, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया है। ओनली सुन नहीं रहे हैं, लिख भी रहे हैं ना, श्रुतलेख हो रहा है, लेकिन वाक्य श्रुतलेख नहीं हो रहा है, पारस्परिक श्रुतलेख हो रहा है, आपस में मिलकर ये काम कर रहे हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति एक ही ग्रुप लिख रहा है। जब एक ग्रुप लिख रहा है ना तब दूसरा बोल रहा है, यानी कि आपस में मिलकर कर रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक शिक्षार्थी यानी कि एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस बटन को क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, अध्ययन कौशल, समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन या बारीकी से पठन। तो यहाँ पे देखिए, जब हम किसी विशिष्ट यानी किसी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढने के लिए समाचार पत्र पढ़ते हैं, किसी स्पेसिफिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम समाचार पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है बारीकी से पठन, ठीक है। देखिए जब आप जो है किसी चीज़ को
मतलब ढूँढना चाह रहे हो, है ना? तो आप उसको डीपली बारीकी से ध्यान से पढ़ोगे ना, तभी तो आप उस विशिष्ट जानकारी को प्राप्त कर पाओगे। अगर आप जल्दी-जल्दी पढ़ रहे हो, तो आप जो ढूँढ रहे हो सकता है आप उसको मिस कर जाओ, है ना? तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बारीकी से पठन हम इसको कहते हैं। सरसरी तौर पर पठन यानी कि मैंने आपको बताया, जब आप किसी चीज़ की आपसे कहा गया है कि ये चैप्टर 1 है, ठीक है? इसमें 4 से 5 पेज हैं। इसको पढ़ कर के तुरंत आपको ये बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, इस स्टोरी में ऊपर-ऊपर से बताना है। तो आप क्या करोगे, उसको बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ोगे, सरसरी तौर पर पढ़ोगे, यानी कि जल्दी-जल्दी सरसरी का मतलब है बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ना, है ना? तो एक तरीके से किसी चीज़ की समरी निकालने के लिए, किसी चीज़ का सार प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सरसरी तौर पर पढ़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन क्या है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत गहनता से सोचते हैं, अपनी खुद के थॉट्स वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बारीकी से पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यानी कि व्याकरण को आप सीख रहे हैं, ठीक है? व्याकरण शिक्षण अधिगम, शिक्षण मतलब टीचिंग, पढ़ाना, ठीक है? अधिगम मतलब सीखना, यानी कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या चल रहा है, प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब है एक प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है? यानी कि आप किसी चीज़ को देखिए, एक तो चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है? कैसे सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है? दूसरा होता है उस चीज़ को सीखना, कैसे सीखना, प्रैक्टिकली उसको करके सीखना, ठीक है? जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है? तो वो आप वहाँ पर सिर्फ आपने उसमें उस चैप्टर का ज्ञान लिया, आपने उस चैप्टर को सीखा, सिर्फ सुना, है ना? लेकिन आपने उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन किए तो आपने क्या किया, वहाँ पर प्रैक्टिकल ज्ञान किया, यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान आपने वहाँ पर लिया, है ना? तो यहाँ पर इसका व्याकरण को सीखने का प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होगा व्याकरण में, वो आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए, यानी कि व्याकरण आपने सीख लिए, लेकिन व्याकरण के जो प्रश्न है, जो तत्व है, उनको आप हल कर रहे हैं, ठीक है? वो आपका क्या कहा जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाएगा, ठीक है? व्याकरणिक तत्वों के बारे में सिर्फ ज्ञान होना ये प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं होगा। मैंने अभी आपसे कहा है ना, व्याकरण के सिर्फ नियमों को जानना, ठीक है? ये तो आपने सीख लिया, लेकिन इनका यूज कैसे हो रहा है, वो हमारा प्रैक्टिकल यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रमा कक्षा में वाक्य भेद पढ़ा रही हैं, यानी कि रमा क्या कर रही हैं, वाक्य भेद पढ़ा रही हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं वो सब सिखा रही हैं, ठीक है? वह सबसे पहले वाक्य के विभिन्न भागों की क्या करती हैं, व्याख्या करती हैं, ठीक है? यानी कि कोई सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, तो इसमें हर इसके भाग की क्या कर रही हैं, इन सब के भाग की अलग अलग क्या कर रही हैं, व्याख्या कर रही हैं, और इसके बाद वह समझाती हैं कि किस तरह से भिन्न भिन्न शब्द मिलकर एक समग्र वाक्य बनाते हैं। रमा किस सिद्धांत का अनुसरण यहाँ पर कर रही हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि राम अच्छा लड़का है, तो पहले वो क्या कर रही हैं, पहले वो राम के बारे में बता रही हैं, फिर अच्छा के बारे में, फिर लड़का के बारे में, फिर है के बारे में, यानी कि इसके अलग अलग तत्वों के बारे में तोड़ तोड़ कर बता रही हैं, फिर इन सभी को मिला करके बता रही हैं कि कैसे हम एक वाक्य बनाते हैं, ठीक है? यानी कि पहले वो चीज़ों को तोड़ करके बता रही हैं, उसके बाद वो उनको जोड़ करके बता रही हैं, ठीक है? इसको जोड़ेंगे तभी तो एक वाक्य बनेगा, इन सभी को अलग अलग जोड़ेंगे, है ना? तो यहाँ पर वो किसका यूज़ कर रही हैं, यहाँ पर वो यूज़ कर रही हैं किस सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण मतलब किसी चीज़ के पार्ट्स में तोड़ करके उसको सिखाना विश्लेषण होता है, फिर उसको जोड़ करके बताना संश्लेषण होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में बता देती हूँ मैं एक बार आपको। अमूर्त से मूर्त की ओर क्या होते हैं, जिस अमूर्त मतलब ये जो चीज़ें हमें क्या करती हैं, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारी अमूर्त होती हैं। यानी कि पहले उन चीज़ों को बताना जिनको बच्चे जानते हैं, ठीक है? जिनको बच्चे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर मूर्त की ओर, यानी कि फिर उन चीज़ों के बारे में ले जाना जिन चीज़ों के बारे में बच्चे सिर्फ सोच सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं। जैसे फीलिंग्स होती हैं, जो फीलिंग्स होते हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं, क्या करते हैं हम उनको फील कर सकते हैं, अपने दिमाग में हम उनको महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं कर सकते हैं। क्या आपने देखा है फीलिंग कैसी होती है ना? नहीं देखा ना? क्या आपने देखा ईमानदारी कैसी होती है? तो इस तरीके से अमूर्त से मूर्त की ओर जो है क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। कुछ नियम है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर दूसरा क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब भी हमें पढ़ाना चाहिए तो हमेशा इन चीज़ों का, इन स्टेप्स का, इन सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप पहले किस चीज़ से शुरू करें, ज्ञात, यानी कि जो उनको पहले से पता है वहाँ से शुरू कीजिए, है ना? तो बच्चे क्या करते हैं आपस में, जब वो सीख रहे होते हैं तो कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो उनको ज्ञात है, जो चीज़ उनको पता है, पहले वहाँ से पूछिए, और फिर उनको धीरे धीरे जो नहीं पता है, जो चीज़ आप सिखाना चाहते हैं, उसकी ओर ले जाइए। तो इस तरीके से मैंने इन सारे सिद्धांत को एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है? व्याकरण अनुवाद विधि को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, इसमें हम किसी एक भाषा को दूसरी भाषा के रूल्स, नियम वगैरह के थ्रू जो है हम सीखते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा हिंदी, ठीक है? सॉरी, इंग्लिश, ठीक है? जैसे हम हमारी जो भाषा है, जो हम पहले से जानते हैं, हमारी मातृभाषा है, हम जिसको कह सकते हैं, जो जिस भाषा का हमने अर्जन किया है वो हमारी क्या है, हिंदी भाषा है, ठीक है? अब हम इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश भाषा को किसके थ्रू, यहाँ पर जनरली अगर मैं बात करूँ तो जनरली जो लोग सीखते हैं इंग्लिश भाषा को, वो किसके थ्रू सीखते हैं, वो सीखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की वजह से। और ये मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, रूल्स को रटते हैं, ठीक है? नियम वगैरह पढ़ते हैं, वोकैब्स को हम हिंदी से इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि ये जो मेथड है इसकी इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, गलत बताना है इसके बारे में। तो पहला क्या है, व्याकरण निर्धारित तरीके से पढ़ाई जाती है, तो ये तो बात इसके बारे में सही है। यहाँ पर आपको बिल्कुल तरीके से यहाँ पर ग्रामर पढ़ाई जाती है कि ये आपका संज्ञा होता है, इसको नाउन कहते हैं, ठीक है? इस तरीके से। फिर दूसरा क्या है, व्याकरण नियमों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पढ़ाई जाती है, ये भी बात सही है। यहाँ पर हमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है तो हम ES लगाते हैं, गोल्स लगाते हैं,
कब वेंट लगानी होती है, कब गॉन लगानी होती है, तो नियम के माध्यम से। तीसरा क्या है, वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ये कह रहे हैं प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, जबकि यही तो इसका मेन मैटर होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, वाक्यों के अनुवाद को मोटिवेट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, जबकि कह रहे नहीं किया जाता है। तो यही हमारा क्या है, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब हम इंग्लिश भाषा सीख रहे होते हैं तो हम कैसे सीखते हैं, हम डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं सीखते, हम कैसे सीख रहे हैं, जैसे राम पढ़ रहा है तो पहले हम इसको सीखेंगे, नियम सीखेंगे इसके, फिर इसके बारे में इसको पहले हिंदी में बोलेंगे, फिर इसको बोलने की कोशिश करेंगे, राम इज रीडिंग, इस तरीके से, है ना। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी श्रव्य भाषक विधि की विशेषता नहीं है। तो जो श्रव्य भाषक विधि, मतलब श्रव्य मीन्स होता है आपका सुनना, यानी कि सुनने से वो भाषा विधि जिसमें हम सुनकर जो है भाषा को सीखते हैं, वो हमारी श्रव्य भाषक विधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। पहला क्या है, भाषा का प्रत्येक तत्व अलग अलग रूप से पढ़ाया जाता है, तो ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह मुख्य रूप से पठन और वाचन पर केंद्रित है, तो यही आपका गलत हो गया। देखिए सुनने, हम क्या करते हैं इस मैटर में, सुन करके भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सुनने जैसा कोई काम ही नहीं हो रहा। पठन यानी कि पढ़ना, और वाचन मतलब यहाँ पर बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस पर केंद्रित है, ये कह रहे हैं ये मुख्य रूप से पढ़ने और बोलने पर केंद्रित है, गलत। ये किस पर केंद्रित है, ये सुनकर के सीखने पर केंद्रित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है, और हमसे यही पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, यह मुख्य रूप से श्रवण और वाचन पर केंद्रित है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होती है, बहुत अधिक क्या करवाई जाती है, ड्रिल करवाई जाती है। ड्रिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। ये अगर आता है तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता है, यानी कि ड्रिल करवाई जाती है। देखिए इसमें बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको जो वर्ड्स आपको याद करवाए जाते हैं ना, उनको बार बार उनको ड्रिल करवाया जाता है, बार बार आपको सुनाया जाता है, जिससे वो चीज़ आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुधा अपने विद्यार्थियों में बारीकी से पठन का कौशल विकसित करना चाहती है, कौन सी गतिविधि, कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी रहेगी। यानी कि सुधा कोई टीचर है, वो क्या कर रही है, अपने स्टूडेंट में बारीकी से पठन। अभी भी मैंने बताया था ना, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को, किसी विशिष्ट चीज़ को ढूंढते हैं ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बारीकी से पठन स्किल वहाँ पर हमारी यूज हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस एक्टिविटी के लिए कौन सी इस स्किल को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर अच्छी रहेगी, ठीक है, सबसे अच्छी रहेगी, वो आपको बताना है। तो एक समान विषयों पर कविताओं की खोज, यानी किसी एक विषय पर कविताओं की खोज करना, तो ये हमारा कोई यहाँ पर ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, शब्दकोश में शब्द की खोज करना। अब शब्दकोश क्या होता है, शब्दकोश मतलब है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप शब्द ढूंढ रहे हैं तो वो तो आपको तुरंत मिल जाएंगे, उसमें ढूंढने वाली कौन सी बात है, उसमें तो शब्द ही होते हैं सारे, है ना। तीसरा क्या है, पत्रिका में किसी पते की खोज करना, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्थान, आपने नाम बता दिया कि इस स्थान को खोज कर बताओ कि ये कहाँ पर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा। अगर आप कह दोगे कि ये चीज़ आपको करनी है, तो बच्चे क्या करेंगे, चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि उनको वो वर्ड क्या करना है, ढूंढना है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कक्षा में नाटक के प्रयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यानी कि जो नाटक वगैरह होते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, वो आपको ढूंढना है। गलत ढूंढना है, ये चीज़ ध्यान से पढ़ना, कौन सा सही नहीं पूछा है वो, ठीक है। पहला क्या है, नाटक का प्रयोग केवल बड़े विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। अब देखिए सबसे बढ़िया पॉइंट मैं आपको बताने वाली, जब भी ये शब्द आपको मिल जाए ना कहीं भी कि केवल ये चीज़ केवल इनके लिए की जाती है, केवल यही चीज़ की जाती है, तो ये वाला वाक्य आपका कभी सही नहीं होता है। और हमसे यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि जो नाटक वगैरह होते हैं वो केवल बड़े विद्यार्थियों के लिए होते हैं, गलत। ये छोटे विद्यार्थी भी तो इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, क्लोज परीक्षण जो है किसका आकलन करते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज टेस्ट यानी क्लोज परीक्षण जो है, आपसे ये भी कई बार पूछा गया है कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, तो मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्लोज परीक्षण होता क्या है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है पूरा कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पर वो लोग करते क्या है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख दिए, फिर यहाँ पर एक जगह खाली छोड़ दी, फिर कुछ वर्ड्स लिख दिए, लिखने के बाद फिर यहाँ पर जगह खाली छोड़ दी, फिर कुछ वर्ड्स लिख दिए, फिर एक जगह, यानी कि हर दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ड यहाँ पर खाली रखा जाता है, और पूरा जो है एक तरीके की स्टोरी या पैराग्राफ लिखा होता है, उसको आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो वो आप कब कर पाओगे, जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, जब आप पढ़ने में अच्छे होंगे, जब आप समझने में अच्छे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है पठन बोध का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। सो ये थे आज के सारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।